Okay, good morning, dear students, one more time. Today we are going to discuss the concept of impedance and admittance. So, what is impedance? What is admittance? दोनों ही एक दूसरे का क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं. तो आपने देखा अभी हमने जो फेजर इक्वेशंस पढ़ी थी रेजिस्टेंस के लिए और इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए, तो वो इक्वेशंस कुछ इस तरीके की थी. ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी वो ये आ रही थी v इक्वल टू आई इंटू आर. यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी वो इक्वेशन आ रही थी v इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई. v और i थोड़ा सा बोल्ड में. ओके, और यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही थी वो i इक्वल टू जे ओमेगा सी इंटू वी. तो कैपेसिटर में I लीड करेगा, इंडक्टर में V लीड करेगा और रेजिस्टर में V और I दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे. इन तीनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको रेशियो में लिख रहे हैं V और I के. तो इस इक्वेशन में रेजिस्टर में V अपॉन I किसके बराबर होगा, V अपॉन I विल बी इक्वल टू R. इसमें V अपॉन I विल बी इक्वल टू J ओमेगा L और इसमें v अपॉन आई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी. तो अगर आप ओम्स लॉ को देखो तो ओम्स लॉ फेजर फॉर्म में जो हो जाता है वो हो जाता है v इज इक्वल टू z इंटू आई. दैट मीन्स v is proportional to I in time domain, but in frequency domain this v is proportional to capital I. और जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास कैपिटल V इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल I इंटू जेड, वेयर जेड इज व्हाट, जेड इज कॉल्ड एज द इम्पिडेंस ऑफ द एलिमेंट. तो यहाँ पे एलिमेंट में इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टर में दैट विल बी रेजिस्टेंस. और इस केस में V अपॉन आई किसके बराबर है, जे ओमेगा एल के, तो ये जेड एल हो जाएगा और ये हो जाएगा जेड सी. तो V अपॉन आई का जो रेशियो होता है वही इम्पिडेंस होता है और वो एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है. In case of inductor and in case of capacitor the value is like this. तो आप ध्यान दीजिए Z L इक्वल टू क्या हो जाएगा, J ओमेगा L, whereas Z C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन J ओमेगा. इज दैट ओके. हाँ, इन केस ऑफ रेजिस्टर जेड आर इक्वल टू आर हो जाएगा, वो एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस टर्म नहीं रह जाएगी क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है. ओके, तो इसको अगर आप ध्यान दो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड सी इज इक्वल टू माइनस जे अपॉन ओमेगा सी. आई एम सॉरी, ये सी होगा बेटा, इसको ठीक कर लीजिए यहाँ से. ओके, ठीक है. सो दिस इज C and ZL is equal to J omega L. That means impedance जो होता है पॉजिटिव होता है in case of a inductor and impedance negative होता है in case of a ideal capacitor. Is that okay? मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जब तक आप उस टेबल को ध्यान दीजिए. I am making so the same thing I have written in the tabular form. If you look at this table, तो इंडक्टर में इम्पिडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस की बराबर होती है, आई एम सॉरी, इन रेजिस्टेंस. एंड इन केस ऑफ इंडक्टर द वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस इज इक्वल टू जे ओमेगा एल. इन केस ऑफ कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी. एडमिटेंस लेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. ठीक है, अब अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर को अगर आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करोगे, ठीक है, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो, देन इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज जेड एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल विल बिकम ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो, एफ जीरो है, तो जेड एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. सो इन केस ऑफ
DC circuit, the inductor will behave like this. And in case of very high frequency, ठीक है, जब हम frequency की value बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, then it will behave like infinity. It will behave like open circuit, like this. So ZL equal to क्या हो जाएगा? That will reach to infinity. So ये हो गया DC पे और ये हो गया बहुत ही high frequency पे. Similarly, in case of a capacitor, ZC इक्वल टू क्या है? 1/j⍵c. तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. तो फिर अगर आप इफ DC पे अप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी infinity. ZC will be equal to infinity. And in case of very high value, the ZC will be equal to 0. ठीक है, ZC will be equal to 0. हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के केस में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. So this is what is the behavior of inductance and capacitance at high and low frequencies. ठीक है. अच्छा, इम्पिडेंस जो हम ओवरऑल देखते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है. उसकी डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, Z that is impedance is defined by R plus J into X. This is the definition of, this is the numerical definition of impedance. impedance क्या होता है? वोल्टेज और करंट फेजर का रेशियो होता है. और क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा. तो उसके दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो इस R को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस R इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ Z एंड दिस इज कॉल्ड एज resistance. When I talk about X, then this is called as imaginary part of Z and it is called as reactance. इसको हम क्या बोलते हैं? reactance. Similarly हम define करते हैं admittance को. admittance को किस टर्म से define करेंगे? हम admittance को define करते हैं term Y से. Y is equal to G plus JB. This is admittance. Where what is G? G is very clear, it is real part of Y and which is called as conductance. इसकी यूनिट ओम होती है R की, X की भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है. कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम. सही गैस किया आपने. और B की यूनिट क्या होती है? B इज इक्वल टू क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y and this is called as susceptance. इसकी यूनिट क्या होगी? ओम होगी. ठीक है, तो एक चीज ध्यान दिए बेटा, Z इज इक्वल टू लिखा गया है 1/y. ये तो डेफिनेशन है. ठीक है, Z इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू V/I और Y इक्वल टू क्या होता है? I/V. बट R और X G में ये रिलेशन फॉलो नहीं होता है. ठीक है, ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा. सिमिलरली X और B भी आपस में एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं. तो अगर कहीं पे आपको इन जनरल ये टर्म लिखा हुआ मिल रहा है 1/x, then this particular formula is wrong. Similarly, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि सॉरी R और G में और X और B में ये रिलेशन नहीं फॉलो होगा. रीराइटिंग इज, अगर आपको ये रिलेशन दिख रहा है R और G में, then this relation does not exist. This is not a right relation. ये गलत है. Similarly, X और B में भी ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मली. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, उसके पीछे रीजंस हैं. जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो जब आपको इसको कन्वर्ट करना होगा
तब फिर आप इसको पूरा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देन ओनली इट विल गेट कन्वर्टेड. ठीक है. So this was all about impedance and admittance, and how do we interpret it, that we will see later on. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जिसमें एक डिब्बा है. ठीक है, आई एम कॉलिंग इट लाइक दैट. देयर इज अ बॉक्स एंड इन विच देयर इज ए कॉम्प्लेक्स लोड, है ना. इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स लोड है और उस कॉम्प्लेक्स लोड की वैल्यू आपको बता दी गई R+J3. तो आप बताइए, आप गेस करिए इसके अंदर क्या हो सकता है. इसके अंदर क्या क्या होगा सर. ये Z दे रखा है आपको और Z होता है R+J(x). ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करें 5+J3 से, तो ये आपको पता चलेगा कि ये दे रखा है रेजिस्टेंस 5 ओम का, क्या है रेजिस्टेंस, और साथ में एक इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको. इस डिब्बे के अंदर क्या होगा, एक इंडक्टेंस होगा और जिसमें ओमेगा एल या एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3. तो इससे आपको ये पता चला. अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका मतलब इसके अंदर एक कैपेसिटर था, है ना. तो ये आपको इंडक्टेंस को देख, इम्पिडेंस को देख के, इम्पिडेंस के फॉर्म को देख के आपको ये आइडिया होता है. ठीक है. So this was all about impedance and admittance. I will move on to the next topic after seeing some problems in the next video. Thank you so much. Have a great evening.